नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का शो चक्र व्यू। पहली स्टोरी, एसआईआर पर एफआईआर पर एफआईआर। इससे क्यों आ गए अखिलेश यादव टेंशन में? इस खबर को 14% दर्शकों ने देखना चाहा है। अगली खबर जो आप दर्शकों ने पसंद की है वो है खमेनाई की डांसिंग मिसाइल। क्या खाड़ी में पहुंचकर अब फंस चुके हैं ट्रंप? इस खबर को 22% लोगों ने वोट दिया है। और अगली खबर जो थी वो है अविमुक्तेश्वरानंद डिकोड। फिर सुर्खियों में लौटे हैं शंकराचार्य। इस बार अपनों की बगावत से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती निशाने पर आ गए हैं। 27% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं, वोट दिया है। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर आज अव्वल आई है वो है असदुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट वाला नया चैलेंज क्या है। इस खबर को 37% लोगों ने वोट दिया है और इस खबर को अव्वल खबर के तौर पर वो देखना चाहते हैं। कि अपने सबसे ज्यादा ये जानना चाहा कि ओवैसी का 15 मिनट वाला चैलेंज आखिरकार है क्या। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिया गया भाषण अब से कुछ ही मिनट पहले खत्म हुआ है। हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने यह तय किया कि शुरुआत इसी से करते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आज खास क्या बातें रहीं, क्योंकि कल भी वो भाषण लोकसभा में नहीं दे पाए थे, आज राज्यसभा में बोले हैं। क्या खास रहा, पहले उसकी एक झलक देख लेते हैं। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था अब गति का भी एहसास होने लगा है। राज्यसभा यानी उच्च सदन यानी वरिष्ठों का सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही राज्यसभा में आए तो एक बार फिर उनको विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर तक प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे, भाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे, उनके खिलाफ सदन में आज राज्यसभा में भी नारेबाजी विपक्षी सांसदों ने की। हंगामा चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद थक कर ये विपक्षी सांसद बाहर चले गए। लोकसभा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया था, क्योंकि इल्जाम था विपक्ष का कि राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनका भाषण पूरा नहीं हुआ तो अब हम किसी को बोलने नहीं देंगे। फिर वहां पे तो हाउस में प्रोसीडिंग में पीएम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के हंगामे का भी एक एक बिंदु का जवाब दिया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भारत कैसे विकसित 2047 के मिशन को पूरा करने के रास्ते पे चल रहा है उसकी भी रूपरेखा गिनाई। आइए देखते हैं उस भाषण की कुछ बड़ी झलकियां। आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना। और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। और ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को असम की जनता के प्रति बड़ी नफरत है। उनको लगता है कि उसकी
जनता ने उनका साथ छोड़ दिया मतलब उनके दुश्मन हो गए। क्या कभी लोकतंत्र में ऐसे सोचते हैं क्या? मुझे तो तब बहुत पीड़ा हुई थी जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। कल पीएम लोकसभा में नहीं बोल पाए विपक्ष के हंगामे के बीच, तो कहा गया कि पीएम डर गए हैं इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। आज विपक्ष ने राज्यसभा में पीएम का भाषण नहीं सुना, जवाब नहीं सुना, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष जो है वो डर गया था, पीएम की बातों का जवाब नहीं था इसीलिए पहले ही बाहर चला गया? हालांकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने एक ट्वीट किया और चुनावी भाषण इसको करार दे दिया। कहा कि पीएम ने 97 मिनट तक लगातार विपक्ष के ऊपर अब्यूजिव यानी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, गलत उदाहरण दिए, गलत फैक्ट दिए। इस तरीके से विपक्ष ने अपनी भूमिका तो अदा कर ली। उधर पीएम को कल लोकसभा में जवाब देना था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, वो अपना जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने कल जो विरोध और हंगामे के कारण कल का भाषण पीएम का नहीं हो पाया था, उसमें आज कहानी बहुत आगे बढ़ गई। कल शाम 5 बजे जिस वक्त पीएम का भाषण तय था लोकसभा में, उसी वक्त कांग्रेस की जो महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री के सीट के पास जाके घेराव कर लेती हैं। अमूमन लोकसभा में देखा गया है कि विपक्ष अपनी तरफ प्रोटेस्ट करता है और सत्ता पक्ष अपनी तरफ बैठा होता है, लेकिन कल विपक्ष के नेता लोग, सांसद लोग, खासकर महिलाएं, वो विपक्ष की जगह से उठकर पीएम की टेबल के आके प्रोटेस्ट करने लगी थी। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री का, मोदी का भाषण होगा या नहीं होगा। वो घड़ी कल आ ही नहीं पाई। इसकी वजह आज स्पीकर ने बताई। जी, आज हाउस में, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने बताया, वो बहुत चिंताजनक करने वाली बात है। वो ये कहते हैं कि कैसे ओम बिरला ये बता रहे हैं कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। ये वो कल की तस्वीरें हैं लोकसभा की। ये देखिए, कांग्रेस के सांसद, यहाँ प्रधानमंत्री की चेयर होती है, उसके पास खड़ी हो गई जाके, हाथ में एक पोस्टर था और वो 5-7 सांसद हैं वो कांग्रेस की, और पीएम का जो व्यू है, जो वो चेयर को देखते हैं, अपोजिशन की तरफ देखते हैं, उसको ब्लॉक कर लिया उस पोस्टर के जरिए। और ये जो इलाका है, यहाँ विपक्ष बैठता है, इस तरफ राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम और सपा के सांसद वगैरह इस तरफ बैठते हैं। इधर से उठकर ये लोग इधर चले गए, और यही चीज़ स्पीकर को लगा कि अगर पीएम आएंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर अगर उनका व्यू रोका गया तो ऐसा ना हो कि आपस में कहीं बहस हो जाए, कहा सुनी हो जाए, वो भी महिला सांसदों के साथ। यही बात स्पीकर ने आज हाउस के अंदर आके बोली। दरअसल सारा विवाद मंगलवार को पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की एक किताब के हवाले पर शुरू हुआ था, जब लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते अपना भाषण दे रहे थे। सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई कि वो एक ऐसी किताब का नाम क्यों ले रहे हैं जो पब्लिश ही नहीं हुई है। वो आपत्ति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव, स्पीकर पर कागज फाड़कर पिछालना, नेहरू गांधी परिवार के चरित्र पर सवाल उठाने से शुरू होकर संसद को बंधक बनाने तक पहुंच गई है। और आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अबोध बताने तक बीजेपी के सांसद पीछे नहीं रहे।
अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं वो अबोध है। अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। ये लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो, जिसके कारण उनको रोका जाता हो, तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा। जब से संसद का ये बजट सत्र शुरू हुआ, लगातार हर दिन हंगामा हो रहा है और हंगामा भी उस डिग्री पर, उस लेवल पे जाके हो रहा है जिससे संसदीय परंपराओं की रोज दुहाई दी जा रही है, वो तोड़ी जा रही है और एक दूसरे पर इल्जाम डाला जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं आज की वो कहानी जो आपने सबसे अधिक पसंद की, यानी असदुद्दीन ओवैसी की कहानी। छोटे ओवैसी के बाद बड़े ओवैसी ने क्यों दे दिया है 15 मिनट वाला चैलेंज, और वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये 15 मिनट वाला जो पेच है, दरअसल ये 13 साल पुराना है, जब छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन साहब के छोटे भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जहरीला भाषण दिया था जिसमें कहा था, आपको याद दिला दूं, अगर पुलिस को 15 मिनट के लिए देश से हटा दिया जाए तो भारत के 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को सबक सिखा देंगे। छोटे ओवैसी का यह भाषण काफी ज्यादा चर्चा में आया, विवादों में आया और उस वजह से मुकदमे भी हुए। हालांकि वो ये कहते रहे कि वो गलत कह रहे थे, भारत में मुसलमान 25 करोड़ तो हैं, तब मुस्लिम आबादी करीब 14 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी की तुलना में असदुद्दीन ओवैसी की छवि थोड़ी अलग मानी जाती है, ज़्यादा सेंसिबल मानी जाती है। इधर ओवैसी के भाषणों को हम डिकोड करें तो हम उनके अलग अलग व्यक्तित्व को देख पाएंगे। ओवैसी का एक चेहरा है जो इतिहास की अपने हिसाब से व्याख्या करता है और इतिहासकार बन जाता है। एक चेहरा वो है जो सच्चा हिंदुस्तानी और देशभक्त के रूप में सामने आता है। एक चेहरा वो है जो खुद को सेक्युलर कहता है। और लेकिन ओवैसी का एक और चेहरा है जो धर्म के चश्मे से सारी नीतियों को देखता आया है। उस धर्म के चश्मे से ही सोमनाथ मंदिर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बयान को भी अब ओवैसी देख रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले आप अजीत डोवल साहब का वो बयान सुनिए जो कुछ दिनों पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर के मामले में दिया था। हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। 1000 साल पहले 6 से 8 जनवरी के बीच 1026 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में भयंकर लूटपाट की थी और भीषण रक्तपात मचाया था। उसके बाद कई बार वो मंदिर विध्वंस से गुजरते हुए निर्माण तक अब पहुंचा। उसी मंदिर के नव निर्माण को लेकर भावनाओं में ज्वार लाने वाले एक बयान एनएसए अजीत डोभाल ने दिया था। अब उसी बयान पर पलट कर जुबान चलाई है ओवैसी साहब। सुनिए कि मंदिर के तोड़े जाने का वो कौन सा इतिहास अब बता रहे हैं। दरअसल ओवैसी एक पत्थर से कई निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं, तभी अजीत डोभाल पर इतना बड़ा हमला कि आखिरकार इतिहास बदलेंगे तो कहां कहां तक इतिहास बदलेंगे। ओवैसी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू शासकों ने भी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, लेकिन इससे ज्यादा ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम शासकों को मंदिर तोड़ने वाले के रूप में पेश ना किया जाए। साथ ही कभी खुलकर तो कभी घुमा फिराकर आरएसएस पर भी अंग्रेजों के साथ होने का वो आरोप लगाते रहे हैं। इस तरह वो गैर बीजेपी राजनीतिक इकाई के रूप में खुद को देश की राजनीति में हैदराबाद से निकलकर अब स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि एक तरफ वो बीजेपी और आरएसएस पर अटैक करते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी छोड़ते नहीं, और इसीलिए वो एक साथ आरएसएस और विपक्ष दोनों के निशाने पर रहते हैं।
संघ को 100 वर्ष के बाद ये स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि संघ का देश की स्वाधीनता, देश की एकात्मता, अखंडता के लिए क्या संबंध है। मुझे लगता है कि संघ तो बना ही इसके लिए, जिया ही इसी के लिए। संघ ने जो भी किया देश के लिए ही किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ये ओवैसी साहब को प्रश्न हो सकता है, बाकी समाज में लोगों को ये प्रश्न नहीं है। कौन किसके लिए काम कर रहा है, आप जानती है कौन किसके लिए काम कर रहा है। वैसे तो AIMIM यानी जो ओवैसी साहब की पार्टी वो 100 साल पुरानी है, लेकिन इसको असली पहचान मिली जब इसकी कमान असदुद्दीन ओवैसी को मिली। ओवैसी ने इस पार्टी को हैदराबाद की तंग गलियों से निकालकर अब महाराष्ट्र और बिहार की सियासी सड़कों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने अपनी पहचान शुरुआती दिनों में एक ऐसे नेता की बनाई जो मुसलमानों का कट्टर नेता है। फिर उसमें OBC दलितों की बात भी वो करने लगे। बिहार और महाराष्ट्र में मिली कामयाबी, चुनावी कामयाबी के बाद उनकी नजरों की रेंज में लगता है कि यूपी ही नहीं, असम भी आ गया है। असम में इसी साल कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ओवैसी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मियाँ वाले बयान पर भी इन दिनों बहुत भड़के हुए। ओवैसी यहां तक तो बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के दागदार दामन पर खामोशी की चादर तान लेते हैं। जैसा कि अक्सर हमने नेता को देखा है, दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रहनुमा होने का वो दावा करते हैं, वहां की बस्ती में, उनकी इलाका एक बस्ती उत्तर प्रदेश में, उनकी पार्टी के नेता अजवरुल हक पर अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताकर युवतियों को फंसाने का आरोप लगा है। बल्कि अफजरुल की गिरफ्तारी हुई और पीड़िता ने जो खुलासे किए उसके मुताबिक बहुत गंभीर इल्जाम लगे हैं। MIM नेता अजवरुल के तार आतंकियों से जुड़े हैं। अफजरुल पर आरोप है कि वो लड़कियों को बहला फुसलाकर देह व्यापार करवाता था। उस पर आरोप है कि वो हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उनका बलात्कार करके ब्लैकमेल करता था। अफजरुल पर आरोप है कि लड़कियों को बेचने वाला रैकेट भी वो चलाता था, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। लेकिन सवाल ओवैसी के सामने भी है। वो सारी दुनिया को सबक सिखाते हैं, अच्छा इंसान बनने की बातें कहते हैं, अपने नेता पर कोई कार्रवाई नहीं करते। वो प्रधानमंत्री मोदी को गाजा जाने के लिए सलाह देते हैं कि आप 15 मिनट के लिए वहां चले जाइए, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी के नेताओं को धार्मिक कट्टरता, झांसा देकर और धर्म छुपाकर प्रेम में फंसाने वाली घिनौनी हरकतों के खिलाफ 15 मिनट का चैलेंज देना चाहेंगे? चलिए 15 मिनट की नहीं तो 15 दिन का ही चैलेंज देके देख लें। ये भी बता देते हैं कि ऐसे घोर सांप्रदायिक और मानवता विरोधी अपनी पार्टी के नेता को निकालने में उन्हें क्या 15 साल लगेंगे? अभी तक क्यों नहीं निकाला अपने उस नेता को जिस पर इतने संगीन इल्जाम लगे, जो कि एक छोटा सा प्यादा है उनकी पार्टी का? जब वो उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया को 15 मिनट की सलाह कैसे दे देते हैं? आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि यूपी से ही है और इस बार शंकराचार्य फोकस पे है। यही अवमुक्तेश्वरानंद, यही कालनेमी फर्जी डोंगी बाबा। आदि शंकराचार्य मठाम ने वसीयत के कोई उल्लेख किया क्या? नहीं है। एक फर्जी वसीयत लेकर आ गया। उस फर्जी व हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए बोला कि शंकराचार्य परंपरा में कोई वसीयत सिस्टम ही नहीं है। क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना विलंब कर रही है? इसीलिए बहुत समस्या पैदा हो रही है। फर्जी बाबा लोगों को, फर्जी शंकराचार्यों को नियंत्रण करना है तो कानून आना चाहिए। हमारा गुरुजी अवमुक्तेश्वरानंद को कभी नियुक्ति ही नहीं किया। तो अवमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है। फर्जी प्रधानमंत्री हैं क्या? फर्जी मुख्यमंत्री हैं क्या? तो फर्जी शंकराचार्य क्यों? कोर्ट अवमुक्तेश्वरानंद को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट करके कुर्क आदेश होकर एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया। 50,000 रुपया, 20,000 रुपया जमानत में रिलीज हुआ अवमुक्तेश्वरानंद। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये कहावत इन दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। गए थे माघ मेला में कल्पवास करने के लिए, लेकिन राजनीति में ऐसे उलझ गए कि अब सब जगह उनके नाम को लेकर तमाम विवाद खड़े हो गए हैं।
संगम स्नान को छोड़ सियासी डुबकी वो लगाने लगे हैं और तो और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने पंगा ले लिया है, वो भी हिंदुत्व की पिच पर। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि हिंदुत्व का पिच योगी के लिए होम पिच है। वो हिंदुत्व की पिच पर वीरेंद्र सहवाग की तरह है, फियरलेस, डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव। जैसे कभी वीरेंद्र सहवाग होम पिच पर गेंदबाजों को नाको चने चबाते थे, भगवा ग्राउंड पर तो विपक्ष भी योगी के सामने बैकफुट पर रहता है। योगी के सामने विपक्षी पार्टियां भी इस पिच पर खेलने से हिचकिचाती हैं। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद का तो घिरना तय था। हुआ भी वही। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देना शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए बहुत भारी पड़ गया है। उनके गुरु भाई परमहंस गोविंदानंद सरस्वती ने ही अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अब मोर्चा खोला है। गोविंदानंद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बोलकर हमला कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि फर्जी वसीयत तैयार कर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बन बैठे हैं। तपस्वी छावनी पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने भी चेतावनी दे दी है, अगर योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगेंगे तो अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा अविमुक्तेश्वरानंद को। तो वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक शंकराचार्य को राजनीति से इतना लगाव आखिरकार क्यों हो गया है, जो अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई देता। ये पहली बार नहीं है कि शंकराचार्य 2 हफ्ते से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, लेकिन अब उनको नई चुनौती मिली है। उनके गुरु भाई परमहंस गोविंदानंद सरस्वती ने आरोपों के कई तीर एक ही साथ छोड़ दिए, जिसके बाद शंकराचार्य जैसे सनातन की सर्वोच्च पद पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद आरोपों के कटघरे में है। सुनिए गोविंदानंद सरस्वती क्या आरोप लगा रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद है ना, कोई नहीं बन गया, वो खुद ही क्लेम करने लगा हम बन गए बाबा। और इसको क्या कर रहे हैं, राजनीति लोग फायदा उठा रहे हैं। अभी यही अखिलेश यादव ये पिटाई किया ना, मार कर पिटाई किया ना। तो अखिलेश यादव मुक्तेश्वरानंद को फोन करता है क्या, अविमुक्तेश्वरानंद को कोई प्यार नहीं है, वहां योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं। आनंद सरस्वती अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद क्या किया, एक फर्जी वसीयत लेकर आ गया। उस फर्जी में हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए बोला कि शंकराचार्य परंपरा में कोई वसीयत सिस्टम ही नहीं है, तब कैसे वसीयत आ जाता है। सन्यासी है, इसीलिए ऐसा सन्यासी मेरे को वो पोस्ट चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, ऐसे बोला तो सन्यासी बनता है क्या। इसीलिए ये सारी पूरा भगवान के ऊपर छोड़ देता है। हमारा गुरुजी अविमुक्तेश्वरानंद को कभी नियुक्ति ही नहीं किया, हमारा गुरुजी खंडन कर दिया, लेटर पैड में लिखकर खंडन कर दिया, उद्घोषण कर दिया। काशी विद्वत परिषद का लेटर पैड चोरी कर दिया, कौन, अविमुक्तेश्वरानंद चोर हैं। अविमुक्तेश्वरानंद अभी उत्तर महाराष्ट्र सरकार भी पूरा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल रद्द करके स्टेट गेस्ट खारिज कर दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यह गंभीर इल्जाम लगाने वाले गोविंदानंद सरस्वती आचार्य कौन है? तो ये ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ दोनों पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने 6 दंडी शिष्य बनाए थे। उनमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी एक हैं और शारदा पीठ के अभी के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी हैं, यानी गोविंदानंद अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु भाई हुए। उनका आरोप है कि फर्जी वसीयत बनाकर वो शंकराचार्य यानी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बन गए। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस केस को लेकर प्रयागराज प्रशासन भी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल पूछ चुका है। वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी पिछले दिनों में। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने भी अविमुक्तेश्वरानंद से राज्य अतिथि का दर्जा वापस ले लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी खुली चेतावनी दे दी है, अगर योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगी तो अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने कहा कि वो हुमायूं के बेटा अकबर और औरंगजेब हैं, इससे हम लोगों में नाराजगी है। जब तक स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे,
जब तक वो योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाने वाले ये आरोप लगाते हैं कि आखिर एक शंकराचार्य को राजनीति से इतना लगाव क्यों है। देश में 4 शंकराचार्य हैं, पुरी, द्वारका, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ के। बाकी 3 कभी सियासी मोर्चा नहीं खोलते, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो राजनीति के बिना जैसे रहना ही नहीं चाहते हैं। आपको याद दिला दें, ये वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो एक समय में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर गए और यहां तक बोल गए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि उनका दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक उद्धव दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। आपको यह भी याद दिला दें कि पिछले साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अभिमुक्तेश्वरानंद बिहार भी गए थे उस चुनावी मौसम में। बिहार चुनाव में गौ रक्षा के नाम पर चुनाव प्रचार भी किया। अब किसी शंकराचार्य को विधानसभा चुनाव से भला क्या काम, लेकिन ये तो खुद भी वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव में हाथ आजमा चुके हैं जब वो स्टूडेंट हुआ करते थे कॉलेज के। इतना ही नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार तक उतार चुके हैं। शंकराचार्य पद का काम आत्मिक मार्ग दिखाना है, क्या वही पद अब राजनीतिक एजेंडा तय करेगा? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को धर्म के मार्गदर्शक के रोल में रहने की जरूरत है, राजनीति के खिलाड़ी के रूप में नहीं। क्योंकि अगर शंकराचार्य भी राजनीति में उतर जाएंगे तो फिर सनातन की मर्यादा कौन संभालेगा? अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। बात रूस में हुए महाविस्फोट की कि क्या घर में घिरी है पुतिन की फौज। 4 साल पूरे हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के इसी महीने फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर फुल फ्लेजेड अटैक कर दिया था। इन 4 सालों में पूरी दुनिया ने इस वॉर जोन में आई कई तस्वीरें देखी होंगी। आज रूस के दिल में एक ऐसी आग भड़की है जो आसमान को चीरती हुई 1000 फीट से ज्यादा ऊपर उठी। ये देखिए, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा ब्लास्ट है। दिख ही रहा है ब्लास्ट होते हुए। रूस के टेम्बोव का इलाका है ये। मशरूम क्लाउड की ये तस्वीर दुनिया में जिसने भी देखी वो आज हैरान है। रूस में ऐसी तस्वीर, पुतिन के रूस में, जहां की सुरक्षा व्यवस्था सबसे चौकन्नी मानी जाती है। हैरानी की बात है कि धमाका ट्रेन में हुआ, लेकिन इसकी धमक पूरी दुनिया में आज सुनाई भी दी और दिखाई भी दी। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क चर्चा कर रहे हैं कि रूस में धमाका हुआ तो हुआ कैसे, हादसा है या कोई बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश है पुतिन के खिलाफ। इसीलिए इन खौफनाक आग की लपटों के पीछे कई सवाल खड़े हुए, जिनके जवाब आज दिन भर ढूंढे जाते रहे। हो सकता है जवाब हो भी कईयों के पास, लेकिन जवाब कोई देना ना चाहता हो, यह भी माना जा रहा है। जैसे सवाल नंबर 1 जो इस वक्त खड़ा होता है, क्या रूस की धरती पर यह अब तक का सबसे बड़ा इंटरनल अटैक है? सवाल नंबर 2 जो आज खड़ा होता है कि क्या पुतिन की सेना को दुश्मनों ने घर के अंदर ही घेर लिया है, इतना बड़ा ब्लास्ट करा दिया? सवाल नंबर 3 कि क्या महाविस्फोट को ज़ेलेंस्की के सीक्रेट कमांडोज ने रूस में घुसकर अंजाम दे दिया? सवाल नंबर 4 और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मशरूम क्लाउड किसी परमाणु खतरे का संकेत है? बुधवार को रूस के कोचवेतकाका 2 रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ये एक फ्यूल ट्रेन थी जो गैसोलीन और गैस के टैंकर्स लेकर जा रही थी। अचानक ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गए और घर्षण से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने फ्यूल से भरे 16 वैगनों को फौरन जलाकर खाक कर दिया। इस शुरुआती जानकारी के बाद भी रूसी जांच एजेंसियां अभी भी सेबोटाज यानी तोड़फोड़ के एंगल को खारिज नहीं कर रही हैं। भले ही शुरुआती रिपोर्ट इसे एक एक्सीडेंट बता रही हो, अब भले ही ये कोई अंदरूनी या फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो या कोई सामान्य सा हादसा, लेकिन इस मशरूम क्लाउड ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर ऐसा दाग छोड़ दिया है जिसे मिटाना पुतिन के लिए फिलहाल तो आसान नहीं दिखाई देता। और अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की, और ये कहानी ईरान से आ रही है कि क्या दुनिया एक महायुद्ध की दहलीज पर है? क्या व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे इस वक्त खलबली है? और क्या वो शख्स जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन कहा जाता है, उसकी नींद खराब हो चुकी है? जी हां, बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने ईरान को बार बार टाइम इज रनिंग आउट कहा है, न्यूक्लियर डील के लिए प्रेशर डाला है, अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप जैसी जंगी बेड़े को खाड़ी में भेज दिया है।
लेकिन ईरान ने जवाब में अपनी मिसाइलों को ऑल आउट वॉर की धमकी के साथ भी तैनात कर दिया है। ईरानी मिसाइल का नाम है सेजिल-2। ये वही मिसाइल है जिसे पिछले साल इजराइल ईरान वॉर में ईरान में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यानी इजराइल पर अटैक ईरान ने इसी सेजिल-2 से किया था। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे ये मिसाइल आसमान में ट्विस्ट करती हुई इजरायली एयर डिफेंस को भेद रही थी। यानी ये मिसाइल सीधा हमला नहीं करती, बल्कि जो आसमान में एक तरह से डांस करती हुई पोजीशन होती है वैसी दिखाई देती है। और यही वजह है कि इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। अब इसी डांसिंग मिसाइल का 2.0 वर्जन ईरान ने तैयार कर लिया, यानी और भी ज्यादा खतरनाक सेजिल-2, जो पेंटागन के रडार सिस्टम को अंधा कर सकता है। सवाल है कि अगर अमेरिका ईरान में जंग के हालात बने तो क्या ईरान की सेजिल-2 मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काल साबित होगी? क्या ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकियां इसी मिसाइल के खौफ का नतीजा है? और सबसे अहम सवाल यह कि अगर खामेनेई ने इस मिसाइल को दाग दिया तो क्या ट्रंप के पास इसे रोकने का कोई भी उपकरण है, कोई भी हथियार है, कोई भी रास्ता है? दिखता तो फिलहाल नहीं है। यह है सेजिल-2, ईरान की वो मिसाइल जिसका जवाब अभी तक अमेरिका के पास नहीं। इसी को डांसिंग मिसाइल कहते हैं। जैसे वो जा रही है, देखिए हिलती डुलती। इसको रडार में पकड़ना आसान काम नहीं है, इसीलिए ट्रंप रुके हुए हैं। ईरान को धमकियां तो दे रहे हैं, अब तक हमला नहीं कर पाए हैं। फारस की खाड़ी में उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ, लेकिन हमला करने की हिम्मत ट्रंप नहीं जुड़ा पा रहे हैं। ईरान के जिस स्टेज 2 सेजिल मिसाइल से अमेरिका तक खलबली है, वो दरअसल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल पर ये इसकी रफ्तार मैक 14 तक चली जाती है, यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को ये पल भर में तबाह कर सकती है। इतनी पावरफुल ये मिसाइल है। इसकी रेंज में कतर, यूएई, बहरीन के अमेरिकी बेस के साथ साथ इजराइल और यूरोप का बड़ा इलाका आ जाता है। एक और, ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच दोनों देश शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत करने पर इस बीच सहमत हुए हैं। अगर किसी ने ईरान के खिलाफ गुस्ताखी की जरूरत की तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जाहिर है ईरान का इशारा अमेरिका की ओर था और जिस मिसाइल के एडवांस वर्जन की बात जनरल माजिद मुसावी कर रहे हैं वो सेजिल मिसाइल का ही स्टेज 2 यानी 2.0 वर्जन बताया जा रहा है। यानी हालात जो हैं अभी कल की बातचीत पे होगा डिपेंड, जो कि मस्कट पे होने वाली है ईरान के बीच और अमेरिका के बीच। खैर, आज चक्रव्यूह में इतना ही। वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का, दर्शकों के सेंटिमेंट्स को जगह देने का। तो पहला व्यू है आज भूपेश मिश्रा साहब का। जब तक एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है, चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को स्थगित क्यों नहीं कर देता? लोकतंत्र की असल भावना ही बहुमत में है। दूसरा अविनाश पांडे का है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य के पद पर हैं, उन पर जितनी बयानबाजी और सियासत होगी उससे नुकसान सिर्फ सनातन का ही होगा। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। आपसे मुलाकात कल शाम होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।